हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहा है। जी हाँ साथियों, ये जो ऑफिशियल अपडेट आ रहा है ये राजस्थान से आ रहा है और इसी ऑफिशियल अपडेट के बारे में हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। साथियों, जिनका भी सपना होता है कि वो म्यूजियम में काम करें, उनके लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। और इसी जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। एक एक चीजों को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। तो साथियों, आप यहाँ पर देखिए, ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया है ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा किया गया है, जो कि आपको एज यूजुअल यहाँ पे दिख रहा है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट के लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे विज्ञापन संख्या की हम बात करते हैं, तो ये जो विज्ञापन संख्या है ये 04 नंबर का विज्ञापन संख्या यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि ईईओ एंड क्यूरेटर के लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया गया है। अब जब जैसे ही आपने ये देख लिया 2023 और 24, तो इससे आपको पता चल गया कि ये जो विज्ञापन है ये अपडेटेड विज्ञापन है। अभी इसके बारे में किसी के द्वारा कोई भी एडवर्टाइजमेंट जारी नहीं किया गया है। देखिए, कह रहा है आयोग द्वारा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के लिए राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियम 1960 एक नियम बना था, उसी रूल और उसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग्स में के अंतर्गत खोज एवं उत्खनन अधिकारी के 1 पद तथा संग्रहालय क्यूरेटर के 9 पद के लिए भर्ती ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद जो भी यहाँ पे होगा साथियों अस्थाई पद होगा, अस्थाई पद के लिए नहीं किया जा रहा है, यह अस्थाई पद के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। कह रहा है पद अस्थायी तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या में कमी वृद्धि की जा सकती है एवं उसमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है। हम एक एक पोस्ट का पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पे कह रहा है। अगर हम नेम ऑफ पोस्ट की बात करते हैं, साथ ही साथ जेंडर की बात करते हैं कि किसको दिया जाएगा, ये ओबीसी के लिए है कि एससी एसटी के लिए पोस्ट है कि अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए है कि ईडब्ल्यूएस के लिए है, किसके लिए हम उसकी चर्चा करेंगे। फिर यहाँ पे एससी की बात कर रहा है, एसटी की बात कर रहा है, ओबीसी की बात कर रहा है, एमबीसी की बात कर रहा है और ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा है। यहाँ पे जो फर्स्ट वाले कॉलम की हम बात करते हैं खोज एवं उत्खनन अधिकारी की, तो साथियों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने पहले ही यहाँ पर देख लिया था कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पे क्या किया गया था, जारी किया गया था। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है और ये जो सिंगल पोस्ट के लिए वैकेंसी है साथियों ये सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए, मींस की जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हीं के लिए पोस्ट जारी किया गया। अगर हम सेकंड की बात करते हैं संग्रहालय अध्यक्ष की बात, जिसको क्यूरेटर के नाम से जाना जाता है, तो साथियों इसमें टोटल 9 पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है और इस 9 पोस्ट को क्या किया गया, इस तरह से बाइफर्केशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो आप लोगों ने देख लिया कि टोटल 10 पोस्ट है, एक पोस्ट सिंगल है जो कि यहाँ पे किसके लिए है, खोज एवं उत्खनन अधिकारी के लिए है और साथ ही साथ क्यूरेटर के लिए 9 पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया और जो भी पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया साथियों सब के सब अस्थाई पोस्ट है और अस्थाई पोस्ट नहीं है, सभी के सभी अस्थाई पोस्ट है। आपने इसको देख लिया। अब आगे हम चलते हैं और आगे एक एक चीजों को हम क्या करेंगे साथियों, आगे एक एक चीजों को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि ये क्या कह रहा है। हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं और एक एक चीजों को, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सिलेबस भी दिखाना चाहूंगा कि सिलेबस इसका क्या होगा। अब शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, सबसे पहले आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपके पास किस टाइप का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। भाई आपके पास एक स्पेसिफिक टाइप का क्वालिफिकेशन होना चाहिए या किस टाइप का क्वालिफिकेशन की ये डिमांड कर रहा है। जिस टाइप के क्वालिफिकेशन का डिमांड कर रहा है उस टाइप का क्वालिफिकेशन हमारे पास है कि नहीं है, इस फॉर्म को फिल करने से पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की अगर आप बात करते हैं, कर रहा है खोज एवं उत्खनन अधिकारी की बात कर रहा है कि पदों हेतु कर रहा है 2nd क्लास मास्टर डिग्री। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लास की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है सेकंड क्लास मास्टर डिग्री हिस्ट्री विथ पेपर इन एंशिएंट हिस्ट्री एंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ आर्कोलॉजी फॉर एटलीस्ट 1 सेशन नॉट लेस देन 2 मंथ्स। यहाँ पे बता दिया गया। अगर आप क्यूरेटर के पद के लिए देखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी फर्स्ट नहीं, यहाँ पे भी क्या कर रहा है, यहाँ पे भी 2nd डिवीजन की बात कर रहा है। 2nd डिवीजन एटलीस्ट 55% ऑफ एबव मार्क्स इन मास्टर डिग्री इन एंशिएंट और मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री और एमए म्यूनियोलॉजी विद सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड ग्रेजुएशन लेवल इट्स इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो आपके पास इस प्रकार का अगर क्वालिफिकेशन है तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, आप डेफिनेटली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान दिया गया। अब क्या शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान होता है ये जानना आपको जरूरी होता है, क्योंकि जब आप फॉर्म को फिल करते हैं और ये सारी चीजों को आप नहीं जानते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। आपका फॉर्म आपके अर्हता के आधार पर, आपके क्वालिफिकेशन के आधार पर उसको क्या किया जा सकता है, खराब किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है।
देखिए कह रहा है उक्त पद के अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतर्गत के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने का पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना पड़ेगा। मींस कि उसको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि जब ये फॉर्म फिल किया गया था, जब ये परीक्षा हो रहा था, तब तक मैं क्या था, मैं इस एक कोर्स को मैंने कंप्लीट कर लिया गया था। अब साथ ही साथ देखिए कह रहा है नोट में खोज एवं उत्खनन अधिकारी के पदों हेतु उक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे, ये इनके लिए प्रावधान लागू नहीं होंगे। अगर हम बात करते हैं पे मैट्रिक्स की, जाहिर सी बात है हम लोग कोई भी काम करते हैं धन लक्ष्मी के लिए ही करते हैं, अंत में हमको सैलरी ही चाहिए, तो सैलरी का आप देख लीजिए कि किस पे ग्रेड के बिहाफ पे आपको यहाँ पे पेमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो कह रहा है कि पद क्रमांक 1 के लिए पे मैट्रिक्स, अगर हम लेवल 14 की बात करते हैं और लेवल 12 का, दो प्रकार का यहाँ पे मैट्रिक्स आपको देखने के लिए मिल रहा है। एक लेवल 12 का पे मैट्रिक्स आपको दिख रहा है और एक लेवल 14 का पे मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, और दोनों पे मैट्रिक्स में हम यहाँ पे बाइफर्केशन करेंगे कि किसको कितना पैसा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम लेवल 14 की बात करते हैं तो ग्रेड पे यहाँ पे 5400 है, 100 में है 5400 है, और क्या कहते हैं लेवल 12 की अगर हम बात करते हैं तो 4800 ग्रेड पे यहाँ पे दे रहा है, और यहाँ पे नोट भी करके दे रहा है कि राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियमित मासिक फिक्स पे दे होगा, और यहाँ पे जो भी आपको सैलरी दिया जाएगा साथियों वो कैसा दिया जाएगा, फिक्स पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आयु सीमा की हम बात करते हैं तो न्यूनतम 21 ईयर मांग रहा है और अधिकतम 40 ईयर मांग रहा है। तो एक एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को आप यहाँ पे डिकोड करते हुए चल रहे हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या है साथियों, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। एक एक चीजों को आप यहाँ पे एनालिसिस करिए। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस है इसका, जो भी जरूरत की चीजें हैं सभी जरूरत की चीजों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके हर एक जरूरत की चीजों को मैं यहाँ पे शेयर करता हुआ चलूंगा, जिससे कि एट दैट टाइम जब आप अपना फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का क्या होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाला है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चयन प्रक्रिया को आप देख लीजिए, किस प्रकार से चयन प्रक्रिया आपका होगा। तो देखिए साथियों, अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो किस प्रकार से चयन प्रक्रिया की बात कर रहा है, कह रहा है अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, तो आपका एक रिटन एग्जामिनेशन कराया जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये रिटन एग्जामिनेशन क्या होता है, किस प्रकार से ये रिटन एग्जामिनेशन कराया जाएगा, तो मैं बता रहा हूं कि चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा उत्तर प्रपत्र, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यकरण पद्धति को भी अपनाया जा सकेगा। अगर जरूरत पड़ता है तो इस टाइप की भी चीजों को क्या किया जा सकता है, यहाँ पे ऑप्ट किया जा सकता है। परीक्षा का स्थान व माह आप देखिए, उक्त पदों हेतु परीक्षा माह नवंबर 2023 में आयोजित किए जाने की संभावना है। मींस की पॉसिबिलिटी अगर हम देखें कि कहां पॉसिबिलिटी बन रही है, तो मंथ ऑफ नवंबर में इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दिया जाएगा। कर है परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम की अगर हम बात करते हैं कि क्या इसका सिलेबस होगा, तो पाठ्यक्रम को भी आप देख लीजिए। कह रहा है कि लिखित परीक्षा उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के 20 के अनुसार आयोजित की जाएगी। परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी, मींस की एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जामिनेशन क्या कराया जाएगा, आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। परीक्षा की विस्तृत जो पाठ्यक्रम है आयोग की वेबसाइट पे अलग से अभी कोई भी यहाँ पे सिलेबस नहीं दिया है, ये हम नहीं, ये यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई सिलेबस आपको प्रोवाइड नहीं किया गया। उसका सिलेबस अलग से आपको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा बाय द टाइम बिंग। और जब सिलेबस आएगा तो उस सिलेबस के बारे में भी हम आपको क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। आवेदन की प्रक्रिया को आप देख लीजिए कि जो भी आवेदन आपका होगा साथियों, ये ऑनलाइन आवेदन आपका होगा। आप देख लीजिए, यही इनका ऑफिशियल वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov पे आप जाकर के क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहीं पे इस फॉर्म को क्या कर दिया गया है, अवेलेबल करा दिया गया। और आप डेट भी तो जानना चाहेंगे कि आखिर में ये फॉर्म कब से फिल होगा, तो उसको भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये फॉर्म को कब से फिल किया जाएगा, उसको भी तो आपको जानना जरूरी होता है। जब तक आप उसको नहीं जानेंगे तब तक कैसे आप फॉर्म को फिल करेंगे, तो उसको भी आप क्या करेंगे, उसको भी आप यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। अभी मैं आगे मैं चल रहा हूँ, उस चीज को भी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, उस चीज को भी मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। दरअसल थोड़ा सा ये काम स्लो कर रहा है, मैं दिखा रहा हूं आपको कि किस तरह से आपको ऑनलाइन यहाँ पे ओटीआर की भी बात की जा रही है, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन की बात की जाती है। साथियों देखिए यहाँ पे आपसे ऑनलाइन शुल्क भी कितना लिया जा रहा है। इस ऑनलाइन शुल्क को भी आप क्या करेंगे, आप इस ऑनलाइन शुल्क को भी यहाँ पे ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे कि ऑनलाइन शुल्क आपसे क्या मांगा जा रहा है, कितना मांगा जा रहा है, साथ ही साथ कैसे कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए
कह रहा है ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन संबंधी है तो संशोधन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और संशोधन किस किस चीज का करेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा फॉर्म फिल कर दिए पूरे फॉर्म का कहेंगे कि आप संशोधन करेंगे, नहीं, इस प्रकार का अलाउंस नहीं दिया जाएगा आपको, इस प्रकार से संशोधन करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है संशोधन इसमें क्या कर सकते हैं, नाम का, पिता के नाम का, जन्म तिथि का, लिंग का, अतिरिक्त अन्य त्रुटि संबंधी नियमानुसार कर सकते हैं। जिस प्रकार का दिया गया है उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी ओटीआर की जरूरी मांग रहा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो बात की जाती है, जो कि यूपीएससी भी इस समय डिमांड कर रहा है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सेम एज यूजुअल यहाँ पे भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की भी डिमांड की जा रही है। देखिए कह रहा है एक बार ये पंजीकरण शुल्क यहाँ पे आपका लगेगा, जो कि 600 रुपया दे रहा है, 400 रुपया और 400 रुपया। कह रहा है सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर के लिए 600 रुपया ले रहा है, अनारक्षित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपया ले रहा है, और दिव्यांग जनों से भी कितना ले रहा है, 400 रुपया राजस्थान सरकार के द्वारा चार्ज किया जा रहा है। कब, जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तब राजस्थान सरकार के द्वारा इतना पैसा आपसे चार्ज किया जा रहा है। आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या दे रहा है साथियों। तो यहाँ पे और भी आगे आप देखिए कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा आगे के चीजों को देख लीजिए कि किस प्रकार से आपका यहाँ पे स्केलिंग और मार्किंग किया जाएगा, ये जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों यहाँ पर देखिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड क्यूरेटर, एक इसका पोस्ट है और एक इसका पोस्ट है। देखिए पार्ट ए सीरियल नंबर की अगर हम बात करते हैं, सब्जेक्ट की बात करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं, टोटल मार्क्स की बात करते हैं, और एग्जामिनेशन ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं, इन्हीं तीनों चीजों की बात करते हैं। और इन्हीं तीनों चीजों को हम क्या कर रहे हैं, आपके सामने एक्सप्लेनेशन के सामने रखने वाले हैं। अगर पार्ट ए की हम बात करते हैं, पार्ट बी की बात करते हैं, तो पार्ट ए में आपका जनरल नॉलेज एंड राजस्थानी है। ये डेफिनेटली आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। कौन नहीं छोड़ने वाला है, जनरल नॉलेज आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। आप राजस्थान का, ये कहां के जनरल नॉलेज की बात कर रहा है साथियों, तो राजस्थान के जनरल नॉलेज की बात कर रहा है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो 40, एग्जामिनेशन ड्यूरेशन आप देख सकते हैं 2.5 आवर। और पार्ट बी में आपसे क्या पूछेगा, कंसर्न सब्जेक्ट, जैसे कि हिस्ट्री से हैं, क्योंकि भाई अगर ये म्यूजियम से रिलेटेड है तो म्यूजियम वाला ही चीज आपसे पूछेगा, ऐतिहासिक चीज ही पूछेगा। तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 110 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 110 मार्क्स का होगा। टोटल अगर हम बात करते हैं तो 150 क्वेश्चन होगा और 150 मार्क्स का होगा, जो कि 2.5 घंटे का आपका यहाँ पे किया जाएगा। साथ ही साथ कह रहा है द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन शैल कैरी 150 मार्क्स एंड 150 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और यहाँ पे क्या दे रहा है, देयर विल बी वन पार्ट, ड्यूरेशन ऑफ पार्ट विल बी 2 आवर्स एंड 30 मिनट, मींस कि 2.5 घंटे का आपका पेपर भी कंडक्ट करवाया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग शैल बी applicable in the evaluation of answer for even wrong answer 1/3 marks prescribed that the particular question shall be deducted। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी आपको दे रखा है। निगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करते हैं तो 1/3 आपको यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी दे रखा है। तो जो भी डिटेल हो सकता था साथियों इससे रिलेटेड, उन सभी डिटेल चीजों को हमने क्या किया, आपके सामने एनालिसिस किया। थोड़ा सा आगे आप देख लीजिए कि इसका फॉर्म फिल करने का डेट क्या दे रहा है। तो फॉर्म फिल करने का डेट अगर हम आगे देखना चाहते हैं तो हम उसको भी देखेंगे कि क्या दे रहा है फॉर्म फिल करने का डेट। तो साथियों थोड़ा सा ये स्लो काम कर रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा के रहूंगा कि कहाँ पे फॉर्म फिल करने का डेट आपको दे रहा है। तो देखिए एक मिनट थोड़ा सा आप लोग समय दीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कब से इस फॉर्म को फिल भी किया जाएगा। मैं चल रहा हूँ वहीं पे, 1 मिनट, थोड़ा सा सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि कब से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि ये सब फॉर्म इतना बड़ा बड़ा ये लोग एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में सारी चीज़ों को ये पहले नहीं लिखते हैं, ये लास्ट में ये सभी चीज़ों को ये लिखने का काम करते हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें हम लोगों को दिखती कम है। मैं आपको मोटा मोटा आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, ये जो रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो रहा है, इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा ये 5 तारीख से होगा। कब से होगा साथियों, तो 5 तारीख से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कराया जाएगा। यहाँ पे एज सच दिख नहीं रहा, 5 अगस्त से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करवाया जाएगा, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है तो 5 अगस्त से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। बाकी साथियों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।